एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मानव संबंधित सिद्धांत। ठीक है, एल्टन मायो द्वारा लिखा गया है, ये सिद्धांत दिया गया है चैप्टर 3 यूनिट 2। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर। इसका इंट्रोडक्शन देख लो आप। संगठन के संबंध में मानव संबंधित सिद्धांत एक नया सिद्धांत है, यानी इसमें मानव की संरचना, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी वृद्धि समृद्धि सब देखा जाता है कि किसी भी संगठन में मानव या श्रमिक किस तरह काम कर रहा होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, समय का, साल का, ठीक है, किस और सिचुएशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक, संगठन के संबंध में मानव सिद्धांत एक नया सिद्धांत है जो कि संगठन और प्रबंध के मानवीय पक्ष पर जोर देता है। मानव संबंधी सिद्धांत संगठन को पूर्णतः है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखता है, यानी समाज में वो देखता है कि मनुष्य या जो श्रमिक है, वो जो मानव है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे संगठित में हो रहा है। ठीक है, और संगठन के कार्य कुशल तथा श्रमिक उत्पादन के यंत्रवादी सिद्धांतों को सीमाओं पर प्रकाश डालता है। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत संगठनिक विशेष क्लासिकल उपागम की प्रक्रिया के स्वरूप 1930 के दशक में अस्तित्व में आया था ये। ठीक, अमेरिकी समाजशास्त्री एल्टन मायो को मानव संबंधी सिद्धांत का पिता माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले एक तरह से जनक माना जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने ये मानव सिद्धांत दिया था और इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के व्यवहार, उत्पादक क्षमता, जो उत्पादन क्षमता के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी एल्टन मायो थे, मानव संबंधी सिद्धांत में किनका अध्ययन किया जा रहा है, किस पे रिसर्च की जा रही है? शारीरिक, मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उस पे कि काम करने लायक है या नहीं। अब किसी दुर्बल व्यक्ति को आप 50 किलो का कट्टा उठाने को कह दोगे तो वो उठा नहीं पाएगा ना, तो इसलिए उसकी शारीरिक संरचना ताकि देखी जा सके कि ये काम करने के लिए समृद्ध है या नहीं। आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलू, मतलब आर्थिक में कैसा है, कहीं घमंड तो नहीं कर रहा है, ये पैसे के नशे में हो रहा है। ठीक है, सामाजिक, समाज में कैसा बर्ताव है उसका, समाज में कैसी बोलचाला है, ठीक है, कैसा व्यवहार रहता है समाज में। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है या नहीं, पहलुओं को ध्यान में लेते हुए मजदूरों के व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है समाज में, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है शारीरिक रूप से। उत्पादन क्षमता, यानी जो बना रहा है उसकी उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब का अध्ययन होता है इसमें। ठीक, उन्होंने 1930 में पहला वो लिखा, फिलाडेल्फिया के एक कपड़ा मिल में पहला शोध कार्यक्रम शुरू किया। उसमें प्रथम जांच केंद्र कहा जा सकता है, या प्रथम जांच समूह कहा जा सकता है, या प्रथम जांच कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है इसमें क्वेश्चन, यही आता है, अक्सर यही पूछा जाता है, हार्थन अध्ययन या प्रयोग के बारे में बताइए। ठीक है, एल्टन मायो को मानव संबंधी सिद्धांत पूछ लिया, या कभी कभी मानव संबंधी सिद्धांत की जगह ये हार्थन अध्ययन प्रयोग शब्द का प्रयोग कर देता है। लिखना आपको यही है। ठीक है, हार्थन अध्ययन मानव संबंध सिद्धांत के उदय का आधार बने। उन अध्ययनों के क्लासिकीय उपागम अर्थात आर्थिक, मनुष्य और औपचारिक संगठन को ढांचे को भूमिका की सोच की बुनियाद हिला दी। ऐसी सोच, ऐसा रिसर्च परिवर्तन किया कि कोई इंसान ऐसे कैसे रिसर्च कर सकता है। ये अध्ययन एल्टन मायो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हार्थन, यानी जो शिकागो के पास में है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हार्थन, ये शिकागो के आसपास में स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में संचालित किया गया। ये कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इसमें संचालित किया। ये 4 कारणों से चलाया गया। इसमें वो 4 कारण क्या रहे हैं, ठीक है, पहला देख लो आप। पहला कारण है प्रकाश प्रयोग, यानी प्रकाश मतलब धूप में जिसमें रोशनी आ रही होती है उसमें कैसे है, और जो बिना रोशनी के कमरे हैं उनमें कैसे काम हो रहे हैं। प्रकाश प्रयोग, ठीक है, रोशनी प्रयोग या प्रकाश प्रयोग आप लिख सकते हो। 1924 से और 27
1927 तक चला ये प्रयोग। प्रकाश के विभिन्न स्तरों का मजदूरी के उत्पादक यानी उत्पादकता पर प्रभाव निश्चित करने के लिए किया गया। यानी जो प्रयोग है वो विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग स्तरों पर मजदूर जो उत्पादन कर रहा है इंडस्ट्री में, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है रोशनी का। अगर अंधेरे में कर रहा है तो कैसे उत्पादन हो रहा है, अधिक रोशनी है तो कैसे कितना उत्पादन हो रहा है, अगर मीडियम रोशनी है तो कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के लिए छः महिलाओं की 2 टीमें बना दी गई। ठीक है, 6 महिला की एक टीम और 6 महिलाओं श्रमिकों की एक दूसरी टीम, यानी 2 दल बना दिए गए, 2 टीम बना दिए गए। आप ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों दलों में एक दल, जो पहला दल 6 महिलाओं का था, उसमें ऐसे कमरे में कार्य करने के लिए रखा गया जहां कार्य काल के दौरान एक जैसा प्रकाश बनाए रखा अथवा प्रकाश ना तो कमी की गई और ना वृद्धि। यानी 6 का जो ग्रुप था, पहला 6 जो महिलाओं का ग्रुप था, उसको ऐसे कमरों में काम करने के लिए रखा गया जहाँ पे ना तो ज़्यादा रोशनी रखी गई, कम की गई, ना ज़्यादा बढ़ाई, यानी मीडियम में रखा गया। ठीक है। दूसरा दल को कमरे में कार्य हेतु रखा गया जहाँ पे प्रकाश की कमी भी की गई और वृद्धि भी की गई। यानी जो महिला दूसरा 6ठा ग्रुप था, महिला का दूसरा 6 जो महिला 6 ग्रुप बना रही थी, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, उस वाले कमरे में इन्होंने, एल्टन मायो ने एक पल के लिए रोशनी बढ़ाई, फिर कम कर दी, बढ़ाई कम कर दी। ठीक, उसमें वृद्धि देखी गई। इस प्रकार दोनों दलों के सदस्यों की उत्पादन पर प्रकाश का प्रभाव का अध्ययन किया गया और देखा गया, निष्कर्ष निकाला गया कि न केवल दूसरे दल के लिए प्रकाश में कमी और वृद्धि की उत्पादन में वृद्धि हुई तथा प्रथम दल इसके लिए सदैव एक सा प्रकाश रहा, उसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इसे यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों के उत्पादन में वृद्धि का कारण केवल प्रकाश या कार्य दशा में सुधार नहीं, अपितु अन्य कारण भी कर्मचारियों की उत्पादकता को प्रभावित कर देते हैं। मतलब कहना है कि रोशनी का कोई प्रभाव नहीं है, कम पड़े या ज़्यादा उत्पादन उतना ही होना है। ठीक है, उत्पादन में कमी कैसे आ सकती है, ये कोई अन्य कारण हो सकता है जो कर्मचारी के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा है रिले असेंबली। रिले असेंबली 1927 में आई। रिले असेंबली काम करने की स्थितियों में विभिन्न बदलाव का मजदूर की उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने के लिए प्रयोग किया गया। यानी जो काम करने की स्थिति में विभिन्न बदलाव किए गए, मजदूर की जो उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने के लिए, जो उत्पादन उसका क्या उत्साह हो रहा है, खुश हो रहा है नहीं या दुखी हो रहा है, उसका देखने के लिए प्रभाव किया गया, प्रयोग किया गया। यह अध्ययन 9 सप्ताह तक चलता रहा, पूरे 9 सप्ताह तक ये लगातार चलता रहा। इस अध्ययन में 2 परिकल्पना बनाई गई। ठीक है, 2 परिकल्पना बनाई गई। पहली परिकल्पना ये थी कि पर्यवेक्ष या निरपेक्ष पहली परिकल्पना ये थी कि व्यक्तिगत वेतन वृद्धि ने उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा दी। यानी जो व्यक्तियों का वेतन बढ़ा, उससे उत्पादन भी बढ़ा, लोग खुश हुए कि भाई वेतन बढ़िया, बढ़िया काम चल रहा और बढ़िया से काम कर दो। दूसरी परिकल्पना ये की गई कि पर्यवेक्षक या निरीक्षण कर्मचारी उत्पादन दर में वृद्धि, सकारात्मक परिवर्तन से व्यवहार और उत्पादन में सुधार आया। ठीक है, इस प्रयोग के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी उत्पादन दर में वृद्धि हुई तथा कुल उत्पादन में 14% वृद्धि हो गई। ठीक, और बोनस दिए जाने कर्मचारी को उत्पादन क्षमता बढ़ी। यानी जो कर्मचारियों को बोनस भी मिलने लगा तो उससे उत्पादन क्षमता बढ़ने लगी। तीसरा है व्यापक साक्षरता कार्यक्रम, यानी इंटरव्यू, व्यापक इंटरव्यू आप कह सकते हैं, इंटरव्यू लिया गया, उसको कहते हैं व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम। 1928 से 31 तक चला। अब ये चलाया क्यों गया, इंटरव्यू क्यों लिया गया, सामने वाले को जानने के लिए कि कैसा नेचर है, क्या प्रभाव ये डाल सकता है संगठन में। ठीक है, इंडस्ट्री में बात करने का क्या तरीका है, इसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है, कितना पढ़ा लिखा है, काम की समझ रखता है या नहीं रखता है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब खोजने के लिए ये व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम चलाया गया। कर्मचारियों से बात करके उनकी भावनाओं अर्थात मानवीय रुख, यानी जो मानवीय रुख है, जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसका जो नेचर है उसको पता लगाने जानने के लिए किया गया। इस प्रयोग को 21,000 श्रमिकों का इंटरव्यू लिया गया, साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू लिया गया।
और उन्हें अपने कार्य परिस्थितियों तथा प्रबंध नीतियों के बारे में स्वतंत्र राय अभिव्यक्त करने को कहा गया। अब बोला गया इन 21,000 वाले को, आप पे कोई दबाव नहीं है, आप ऐसा करें, ठीक है, आप स्वतंत्र रूप से हमारे संगठन के बारे में जो भी अच्छा है जो बुरा है वो सब बोल सकते हैं। और ठीक है, आप सारा सब कुछ बोलते। इस प्रयोग में श्रमिकों की समस्याओं के बारे में पता चला। अब किसी श्रमिकों को समस्या होगी तो वो बेचारा बुरा ही बोलेगा कि भाई संगठन में ये कमी है, ये कमी है। अगर नहीं स्वतंत्रता दोगे तो बेचारा दब के रहेगा कि यार बॉस बोलेगा, मारेगा, डांटेगा अगर मैंने इसको चुगली की इसके संगठन में। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई इंटरव्यू में कि आप बताइए आपके संगठन में क्या चाहिए, क्या राय है आपकी। से समस्याओं के बारे में पता चला, जो कमियां थी संगठन में उसके बारे में पता चला, ठीक है। श्रमिकों से और संगठनों मतलब कैसे बॉन्ड किया जाए, कैसे संबंध सुधारे जाएं उसके बारे में पता चला। क्या नीतियां अपनाई जाएं जो कि संगठन और श्रमिकों के बीच में सही बर्ताव किया जाए। श्रमिकों को प्रबंध की नीतियों के बारे में पता चला, पूरी नॉलेज दी गई, ठीक है। ये है बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग प्रयोग क्या है? यह जानने के लिए कि प्रत्येक सदस्य उत्पादन को निरीक्षित करने वाले मानव मजदूरों के सामाजिक समूह यानी अनौपचारिक जो संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, वो किस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं, मतलब किस प्रकार से ये प्रभाव डालते हैं लोगों पर, ठीक है। इस प्रयोग में 14 आदमियों को, समूहों को वायरिंग का काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें सोल्डरिंग और टर्मिनल के फिक्सिंग का कार्य शामिल था, ठीक है। इसमें समूह प्रलोभन योजना के आधार पर वेतन दिया जाना था और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा समूह या कुल उत्पादन के आधार पर मिलना था। शोधकर्ता ने अपने अपेक्षाओं के विरुद्ध पाया कि श्रमिक प्रलोभन को लेकर, प्रलोभन यानी लालच को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। श्रमिकों ने अपना उत्पादन की सीमा स्वयं ही निर्धारित की, जो कि प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित की सीमा से कम थी। एक स्थित उत्पादन दर को बनाए रखने के लिए श्रमिकों को अनौपचारिक सहमति थी और जिस सीमा पर स्वयं ही समूह हुए थे, श्रमिक उस सीमा में ना तो उत्पादन को बढ़ाने की और ना ही घटाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब सीधे इस पे क्या निष्कर्ष निकल रहा था कि अत्यधिक कार्य करने से बचना है, यानी श्रमिक ऐसे कोशिश कर रहे थे कि अत्यधिक कार्य करने से बच जाओ। काम करने को भी हस्तोचित करना चाहिए, यदि कोई ऐसा करे तो उसे जेलस कहा जाता है। अपने सहकर्मी की नकारात्मक रिपोर्ट प्रत्यक्ष को नहीं देनी चाहिए, यानी आप ऐसे नहीं कि आपका दोस्त है उसकी बुराई कर दो, नहीं, ऐसे नहीं काम करना है, ठीक। ये बताया गया। किसी को सामाजिक दूरी का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही कार्यवाही करना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही निकला कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक। अब निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं, इसमें निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कार्य की भौतिक परिस्थितियों ने नहीं बल्कि कार्य स्थान के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण कर्मचारी को उत्पादन और उत्साह को निर्धारित किया है। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण खोज थी जहां अध्ययन की तथा संगठन सामाजिक व्यवस्था रही है। मजदूरों ने छोटे सामाजिक समूह तथा अनौपचारिक संगठन बनाने की समझ रुझान होता है और उत्पादन के मानक और व्यवहारिक प्रतिरूप के ऐसे समूह द्वारा तय किया जाता है कि मानव का व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, इंडस्ट्री में कैसा व्यवहार कर रहा है, बातचीत कैसी है इत्यादि। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपने देखा है। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। एजुकेशन एकलव्य में फिर आपका स्वागत करेंगे।